दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक के बाद दूसरी मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। अभी दक्षिण भारत में परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के मुद्दे पर मोदी के खिलाफ मोर्चा खुल गया, तो वहीं बिहार में वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे पर अब मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। आज नीतीश कुमार की इफ्तार दावत का जमीयत उलेमाए हिंद समेत कई संगठनों ने बहिष्कार किया है, तो वहीं लालू प्रसाद यादव ने आज से चुनावी शंखनाद कर दिया है। इससे नीतीश और उनके साथ एनडीए मुश्किल में पड़ रहे हैं। और इधर दिल्ली में जिस तरह हाईकोर्ट के जस्टिस के घर अधजले नोटों का ढेर मिला, उसमें भी अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी ने इसी दिन के लिए नोटबंदी जैसे फैसले लिए थे, जिसमें आम आदमी तो 100-100 रुपए बैंक से निकालने के लिए तरस गया, और उधर देश में काले नोटों के भंडार खत्म ही नहीं हो रहे हैं। मोदी के खिलाफ खुल चुके इन तमाम मोर्चों के बीच राहत की बात केवल एक ही है दोस्तों, कि आज आरएसएस ने खुलकर कह दिया है कि उसके यानी आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। क्योंकि लगातार यह बात हो रही थी कि आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते थोड़े से अनबने चल रहे हैं, लेकिन आज आरएसएस ने कह दिया कि नहीं, सब कुछ ठीक है। अपनी बात सही दिखाने के लिए आरएसएस ने औरंगजेब के मुद्दे पर भी बीजेपी का साथ दिया है, और वक्फ संशोधन बिल पर भी वो पहले से ही साथ है, यह हम लोगों ने देखा है। यानी आरएसएस ने मोदी की सत्ता बचाने के लिए फिलहाल यू टर्न ले लिया है, यह कह सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही संघ ने ही औरंगजेब के मुद्दे को अप्रासंगिक बताया था। लेकिन लोग समझते हैं कि चुनावी साल में बहुत सी बातें हालात के मुताबिक प्रासंगिक या अप्रासंगिक होती हैं। अभी औरंगजेब मुद्दे पर समाज को बांटने में बीजेपी को सुविधा हो रही है, तो रोजाना इसी मुद्दे पर नए नए कुतर्क पेश हो रहे हैं या होते हैं। और अगर दूसरे दलों से कोई इतिहास की बात करे तो फिर बीजेपी को तकलीफ हो जाती है। हालांकि आज बीजेपी को औरंगजेब और शिवाजी के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने बुरा फंसाया है। आइए सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, यहीं से शुरुआत कर। तो भारतीय जनता पार्टी को यहां अखिलेश यादव घेर रहे हैं। वहीं बेंगलुरु में आरएसएस के नेता दत्तात्रेय होसबले ने औरंगजेब के साथ साथ दारा शिकोह पर नया विमर्श छेड़ दिया है, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आरएसएस ये बताने की कोशिश में है कि हम और बीजेपी दोनों साथ साथ हैं। क्या साथ साथ है ये दोनों, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे देखा जाए तो बिल्कुल साथ साथ हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। बीजेपी सत्ता पर राज कर रही है, काबिज है, और वहां से साथ मिलता है, यानी सत्ता से साथ मिलता है आरएसएस को बीजेपी का, और आरएसएस अपना साथ इधर देता है बीजेपी को सीटें जीतने में, लोगों को उसकी तरफ आकर्षित करने में। लेकिन सुनिए दत्तात्रेय होसबले क्या कह रहे हैं। इस विवाद को खत्म करने की जगह नए नए किरदार लाकर बढ़ाने के पीछे मकसद यही है, यही दिख रहा है कि देश में जो बिगड़े हालात बन रहे हैं उनसे ध्यान भटकाया जाए। आरएसएस यहां फिर बीजेपी की मदद कर रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक पर चल रहे विवाद के बीच अब आरएसएस ने भी इस पर अपनी राय रख दी है। होसबले ने कहा है कि यह सिर्फ आरएसएस का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि समाज के कई लोग भी वक्फ की जमीनों के मामले में आवाज उठा रहे हैं। इसके हल के लिए सरकार ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी का गठन किया है, और उसके फैसले का इंतजार किया जाएगा, यह कह रहे हैं दत्तात्रेय होसबले। और ये वक्फ की बात, जेपीसी के फैसले का इंतजार तो देश को है भी, और इस फैसले का असर बिहार चुनाव पर भी पड़ेगा, यह भी तय है। क्योंकि आज नीतीश की इफ्तार दावत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमीयत उलेमाए हिंद, जमीयत अहले हदीस, फिर जमात इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी, इन तमाम मुस्लिम संगठनों ने चिट्ठी लिखकर नीतीश बाबू के इफ्तार दावत का बहिष्कार किया है। इन संगठनों ने लिखा है कि आपने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा के वादे पर सत्ता हासिल की थी, लेकिन भाजपा के साथ आपका गठबंधन और अतार्किक व असंवैधानिक वक्फ संशोधन बिल को आपका समर्थन आपके उन्हीं वादों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। यह साफ यहां मुस्लिम संगठनों का कहना है, जिस चिट्ठी में उन्होंने इस दावत का
बहिष्कार किया है। जेडीयू को अनुमान नहीं होगा दोस्तों कि बीजेपी को साथ देने की ऐसी कीमत भी नीतीश कुमार को चुकानी पड़ेगी। मुस्लिम संगठनों के इस फैसले से अब सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं न्यायिक गलियारों में भी अब जस्टिस यशवंत वर्मा वाले मामले में हलचल तेज है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार देर रात जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर, जी हां, जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर जो चीजें हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना जरूरी है, क्योंकि यहां पर यशवंत वर्मा आप जानते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और उनको लेकर जो मोर्चा खुला हुआ है, क्योंकि चीफ जस्टिस के घर पर, यशवंत वर्मा के घर पर जो नोटों की गड्डी मिली वो एक बड़ा यहां पर परेशानी का सबब बना हुआ है जुडिशियरी के लिए। अब इस मामले में हलचल तेज है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार देर रात जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर कथित रूप से भारी मात्रा में नकदी पाए जाने के मामले में पूरी आंतरिक जांच रिपोर्ट घटना से जुड़े तस्वीरों और वीडियो के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इस मामले में सीजेआई संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को एक प्रारंभिक पूछताछ करने को कहा था। अपनी रिपोर्ट में चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने सीजेआई संजीव खन्ना, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संजीव खन्ना को कहा है कि इस मामले में एक गहरी जांच की जरूरत है। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा ने यह भी दावा किया है कि स्टोर रूम में उन्होंने या उनके परिवार ने कभी कैश नहीं रखा और उनके खिलाफ साजिश रची गई है। यह यशवंत वर्मा का कहना है। सीजेआई संजीव खन्ना और चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने जस्टिस यशवंत वर्मा से 3 सवाल पूछे हैं। ये 3 सवाल कौन कौन से हैं? पहला सवाल कि स्टोर रूम में पैसे कैसे आए थे, उस धन का स्रोत क्या था और किस प्रक्रिया से इन पैसों को 15 मार्च की सुबह हटाया गया। ये 3 सवाल पूछे गए हैं जस्टिस यशवंत वर्मा से। अपने बचाव में जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा है कि जब आग लगी तब वो मध्य प्रदेश में थे और वो वापस दिल्ली 15 मार्च की शाम को पहुंचे। आग लगने के समय उनकी बेटी और स्टाफ घर पर मौजूद थे, लेकिन आग बुझाने के बाद उन्होंने स्टोर रूम में कैश को नहीं देखा। उन्हें पहली बार जले हुए कैश के बारे में तब पता चला था जब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें वीडियो दिखाया था। आपको बता दूं दोस्तों कि इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संघवालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। ये 3 चीफ जस्टिस अलग अलग हाई कोर्ट के इसकी जांच कमेटी, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो जांच कमेटी बैठी है उसकी जांच कर रही है। वहीं इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी की मांग है कि इस जांच को सीबीआई या ईडी जैसी संस्थाओं को सौंपना चाहिए, क्योंकि सवाल न्यायपालिका की साख का है। तो उधर बीजेपी नेता और चर्चित वकील उज्जवल निकम, नाम आपने सुना होगा दोस्तों, उज्जवल निकम ने जस्टिस वर्मा को सलाह दी है कि आम आदमी का विश्वास बना रहे, इसके लिए जस्टिस यशवंत वर्मा को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। यह एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकता है, यह कहना है उज्जवल निकम का। अब जस्टिस वर्मा इस्तीफा देते हैं या जांच पूरी होने पर क्या नतीजे आते हैं, यह तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि मोदी की नाक के नीचे देश में इस तरह काला धन बरामद हो रहा है, तो क्या मोदी कभी इस्तीफा देने के बारे में सोचेंगे? क्योंकि अकेले काले धन का खात्मा ही नहीं, बल्कि अपने किए सारे वादे पूरे करने में नरेंद्र मोदी नाकाम रहे हैं और इस नाकामी का खामियाजा आम लोगों को चुकाना पड़ रहा है। और उधर उनके साथी नीतीश कुमार लगातार विरोध का सामना कर रहे हैं। सवाल उनके लिए भी है कि क्या नीतीश बाबू कुर्सी छोड़ेंगे या अगले चुनाव में सब कुछ खत्म होने का इंतजार करेंगे। तो नीतीश और मोदी के खिलाफ खुले नए मोर्चे पर आज चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या जो नया मोर्चा खुला है इसमें मोदी क्या सत्ता पर बने रहेंगे या उन्हें भी कभी नुकसान उठाना पड़ेगा, और क्या उधर नीतीश बाबू जब 6 महीने का वक्त बचा है तो इतने बहिष्कारों का सामना आखिर कैसे करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं
जयशंकर गुप्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय कुमार सिंह साहब, प्रेम कुमार जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। रविवार का दिन है, छुट्टी है और उसके साथ साथ इफ्तार की दावत भी चल रही है और आईपीएल भी है। हमारे लिए चुनौती है कि खींच खींच के लाना और कुछ मुद्दों की बात आप लोगों के बीच रखना, ये बड़ी चुनौती आज की तारीख में। एक तरफ रमजान का महीना, दूसरी तरफ आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है, पहले चैंपियंस ट्रॉफी और उसके बाद आईपीएल। लेकिन वक्त निकालिए थोड़ा और बहुत ही ऐसे सवालों से जूझिए हमारे साथ जो इस देश के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं, बहुत कुछ रख चुका हूं लेकिन शुरुआत नीतीश कुमार से करना चाहूंगा। प्रेम कुमार जी, नीतीश कई मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया है। इस विषय में हम लोग लगातार इसी मंच से चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब अल्पसंख्यक समुदाय नीतीश बाबू का और उधर चंद्रा बाबू का बहिष्कार करेगा तो फिर इनकी सियासत किस दिशा में होगी, क्या कहेंगे? जी शुक्रिया राजीव जी। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सीएम के इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया गया हो। जेडीयू और बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है कि मुसलमान संगठन इफ्तार का बहिष्कार कर रहे हैं। अब इसके एक मतलब तो साफ है कि मुसलमान अब जेडीयू के साथ नहीं हैं और आगे नहीं रह सकते हैं। अगर मुसलमानों ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, क्योंकि ये बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा बदलाव है। एनडीए में नीतीश कुमार रहा करते थे लेकिन फिर भी वो एक सेकुलरिज्म की बात वहां करते थे और नो कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में रहते थे, तो मुसलमान उनको वोट करते थे कि ये कम से कम एनडीए में भी रह करके हमारे हितों की बात तो कर रहा है, कम से कम हमारे हितों के खिलाफ कुछ बात होती है तो आवाज उठाने वाली शक्ति है। लेकिन वो भरोसा मुसलमानों का टूट गया, वो टूट गया। और ये अगर रहता है कायम रहता है तो बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदल जाने वाली है। देखिए बिहार में मुख्य रूप से देखें तो 5 शक्तियां हैं, 5 राजनीतिक शक्तियां प्रमुख रूप से, जिसको एक तो बीजेपी आरजेडी है, दूसरा कांग्रेस जेडीयू है और 5वीं शक्ति मैं लेफ्ट को मानता हूं। उसके बाद छोटी मोटी भी बहुत सारी शक्तियां हैं जो 2 ध्रुवों में विभाजित रहती हैं। लेकिन मुसलमानों ने जिस तरीके से, और लव कुश प्लस मुसलमान, ये 3 जो जेडीयू की ताकत रही है, इससे अगर मुसलमान छिटकते हैं तो ये होगा कि कांग्रेस जो आज जिस जगह पर है वो मुस्लिम वोट्स कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। जाहिर बात है कि कांग्रेस आज कम से कम मुस्लिम तो भरोसा करते हैं कि कांग्रेस एक पार्टी है जो देश में आवाज उठाती है, भले उसको राजनीतिक नुकसान कितना भी हो। और आरजेडी के साथ भी मुसलमान रहे हैं, यानी महागठबंधन के साथ। तो ये बदलाव होने का मतलब ही है कि कांग्रेस जेडीयू से बड़ी शक्ति बन जाएगी चुनाव के बाद। और जेडीयू से बड़ी शक्ति, क्योंकि इसको थोड़ा एनालाइज भी करेंगे बहुत छोटे में भी, तो मुसलमानों की जो प्रभाव वाली जो सीटें हैं, कम से कम 24 सीटें एकदम स्पष्ट रूप से हैं जहां 30% से ज्यादा मुसलमान हैं और जो प्रभावित करते हैं, निर्णायक रहते हैं। और ऐसे 15% से ज्यादा वाले तो देखें तो लगभग 70 सीटें। तो ये जो वोटों का में बदलाव होगा, जो वोटों की शिफ्टिंग होगी, तो एक तरफ जेडीयू कमजोर होगा। जेडीयू के कमजोर होने का मतलब एनडीए कमजोर होगा, क्योंकि एनडीए जेडीयू के कमजोर मजबूत होने पर ही सत्ता में आएगी। बीजेपी को यह खामखा ख्याली पुलाव है कि जेडीयू को हम कमजोर कर देंगे तो हम सत्ता में आ जाएंगे। आज तक वो स्थिति बनी नहीं है, ना उनके पास वो चेहरा है। तो जेडीयू कमजोर होगा तो सीधे इधर कांग्रेस और आरजेडी मजबूत होगी और कांग्रेस ज्यादा मजबूत होगी। तो एक ऐसी पोजीशन पैदा होगी कि बिहार का नीतीश कुमार कांग्रेस से निकलेगा, यह स्थिति पैदा होगी। यानी आप समझ रहे हैं हम जो बात बोलना चाहते हैं, ये राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव का हमें दिख रहा है कि द्योतक है।
दूसरी बात, एक आरएसएस से संबंधित बात जो थी उस पर भी मैं थोड़ा सा बोल दूं। बिल्कुल। कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सियासत ने पूरे देश को दो हिस्सों में बांटा है, उसी तरीके से आरएसएस भी दो हिस्सों में बटा हुआ साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ औरंगजेब की बात को 17वीं सदी का बता करके भुलाने और गैर जरूरी बात बताते हैं मोहन भागवत, और दूसरी तरफ दत्तात्रेय होसबले आकर के वही बात बोलते हैं जो बीजेपी की लाइन है। और ये अक्सर होता है, लगातार हो रहा है। मोहन भागवत कुछ बोलते हैं, दत्तात्रेय होसबले कुछ बोलते हैं। ये दो धाराएं आरएसएस को भी इन्होंने बांट दिया है। और आप देखेंगे कि जो नफरती सियासत है उसको लेके चेक एंड बैलेंस बनाने की जरूरत बोलिए, रणनीति बोलिए, मोहन भागवत ने बीच बीच में बयान दिया है। चाहे वो नॉन बायोलॉजिकल वाला हो, उस समय भी मोहन भागवत ने टोका था। इसी तरीके से कर्नाटक हारने के बाद में बीजेपी को टोका था कि राजनीति बदलने की। दत्तात्रेय होसबले की जुबान से बीजेपी अपनी बात कहवा रही है, कर रही है। आरएसएस भी दो हिस्सों में साफ बंट गया है। ऐसा नहीं मान सकते कि आरएसएस बीजेपी के साथ है, ये संघर्ष चल रहा है। बीजेपी स्वयं बटी हुई है, उसको तो मौके का इंतजार है कि किस दिन मोदी शाह को ये उद्योगपतियों का समर्थन घटे और हमें मौका मिले। क्योंकि मोदी शाह मजबूत क्यों है? इसलिए कि उनके पास उद्योगपति है, इसलिए उनके पास सत्ता है, सीबीआई, ईडी, आईटी है, इसलिए वो मजबूत हैं। तो पार्टी में भी जो धड़ा असंतोष का है, जो नहीं चाहते कि इस तरह से देश चले, कि नफरत के आधार पर चले और देश बंटवारे की तरह एक और बंटवारे की ओर जाए, वो लोग भी दो भाग में बटे हुए। ये बात साफ है। और ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात जो नोटों वाली बात आई, जो जज साहब के घर से नोट मिले, उस मामले में उस दिन भी वो बात हास्यास्पद लग रही थी कि अग्निशमन विभाग के प्रमुख कह रहे थे कि हमारे कर्मचारियों को नोट नहीं मिला है। अरे आपसे पूछा कौन था नोट मिला है कि नहीं मिला है? आप होते कौन है? पुलिस बोलेगी ना नोट मिला कि नहीं मिला। दिल्ली पुलिस तो बिल्कुल खामोश थी। दिल्ली पुलिस खामोश थी और ये सवाल उठ रहे थे कि वो क्यों बोले। बाद में फिर उन्होंने सफाई भी दी। फिर पूरे प्रकरण में जो आया, संक्षेप में देखें तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों मिलकर मान रहा है कि इसके जांच की आवश्यकता है। और इसने पूरा जुडिशरी में करप्शन को नए सिरे से आंकने और झांकने और ताकने की जरूरत बता रही है कि आप जुडिशरी को देखिए, संभालिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी देखना होगा और सरकार पर तो सवाल है ही, जो कि किसी भी चीफ जस्टिस के घर पर प्रधानमंत्री चले जाते हैं, उसके बाद गणेश जी की परिक्रमा कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं भाई हम जो फैसला लिखते हैं तो भगवान जी से पूछ के लिखते हैं। ये जो उन्होंने विकृति पैदा की है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच, और यही कारण है कि कई सारे मामलों में जुडिशरी ने हल्के तरीके से देखा। चाहे चंडीगढ़ में इलेक्शन का मामला था, नहीं पनिश किया किस दोषी को। चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था, नहीं पनिश किया, सुप्रीम कोर्ट ने जांच का भी ऑर्डर नहीं दिया। ये एक मिलीभगत दिखती है जुडिशरी की सत्ता के साथ में, और उसी मिलीभगत का परिणाम ये नोट है। जांच होगी, तथ्य सामने आएंगे, ये मैं कहता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ यहां पर जुडिशियरी से लेकर उधर बिहार